गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब घरों में होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं और भी क्या चीज़ें हैं इसमें, हम लोग जानते हैं आज, है ना, समझते हैं उसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ तो हैं वर्तमान में। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन पहले कितना था। पहले मात्र 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थीं। पहले सिर्फ 8 अनुसूची हुआ करती थीं, लेकिन अब कितनी हैं, अब 12 हैं। बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया और 12 किया गया। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में तो हैं, लेकिन पहले कितनी थी, 8 थी, और बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस किस अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया और कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में किस विषय के बारे में कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुसूची 1 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुसूची 1 हम लोग देखते हैं। अनुसूची 1 में कहा गया है, इसमें संघ और राज्य के बारे में बताया गया है। मतलब संघ और राज्य के बारे में बताया गया है। और आगे देखते हैं हम लोग अनुसूची 2 में किस विषय में है। इसमें वेतन के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव कि अनुसूची 2 में किस विषय के बारे में बताया गया है, तो आप टिक कर सकते हैं, वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक वाली क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। कुछ में ट्रिक यूज़फुल है, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, ये हुआ दूसरा। तीसरा में हम लोग देखते हैं। तीसरा शपथ के बारे में। तीसरा में क्या है, शपथ के बारे में जिक्र है। अनुसूची 4 में क्या है, इसमें राज्यसभा के बारे में जिक्र है। ठीक है, राज्यसभा आप लोगों को पता ही होगा, उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। तो अनुसूची 4 में किस विषय के बारे में है, राज्यसभा के बारे में है। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है अनुसूची 5 में। ठीक है, तो आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब है अनुसूची 6। ठीक है, अनुसूची 6 में क्या कहा गया है, इसमें भी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में है, लेकिन सिर्फ 4 राज्यों के लिए। कितने राज्यों के लिए, सिर्फ 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन के बारे में बताया गया है। वे 4 राज्य कौन कौन से हैं, वे 4 राज्य हैं, देख सकते हैं, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या था, उसमें भी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया था, और अनुसूची 6 में भी यही बताया गया है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। लेकिन सिर्फ 4 राज्यों के लिए। वे 4 राज्य कौन कौन से हैं, हम लोग देखें, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। इसका एक ट्रिक भी है, मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी लेकर आया हूँ इसको याद करने के लिए। तो इसको आप लोग एक ट्रिक में याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है अमित्र मेघा। ठीक है, अ से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा और मेघा से हो जाएगा मेघालय। तो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है याद करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होगा। तो अगला अनुसूची हम लोग देखते हैं। अगला अनुसूची क्या है, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या दिया हुआ है, इसमें 3 सूचियों को रखा गया है। ठीक है, कितने सूचियों को, 3 सूचियों को रखा गया है। और आप सभी जानते हैं कि 3 सूची कौन कौन से होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची किन्हें कहते हैं, इसमें संघ के विषय यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है और यूनियन गवर्नमेंट की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। राज्य सूची में क्या है कि इसमें कोई भी पर्टिकुलर राज्य स्टेट है उसके विषय के बारे में होती है। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि संघ और राज्य दोनों की इसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी और दोनों के अपने अपने नियम दोनों मिक्स होते हैं समवर्ती सूची में। तो अगला
अनुसूची हम लोग देखते हैं अनुसूची 8 में क्या कहा गया है। अब आए हम लोग अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या कहा गया है, अनुसूची 8 में क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुसूची 8 में शेड्यूल 8 में क्या दिया हुआ है, भाषाओं के बारे में जिक्र है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस सूची में भाषाओं को रखा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस सूची में भाषाओं को रखा गया है। इसमें शुरू में कितनी भाषाएं थी, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि शेड्यूल में जो है पहले कितनी भाषाएं थी। तो अनुसूची में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। इसमें 8 भाषाओं को, इसमें शुरू में 14 भाषाएं थी और लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़े गए 8 भाषाएं कौन कौन से हैं देख सकते हैं हम लोग। सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, डोगरी है, बोडो है, मैथिली है और संताली है। ये 8 भाषाएं जो हैं इनको अनुसूची 8 में बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, पहले कितनी भाषाएं थी, एक बार फिर मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता हूँ। पहले कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी और बाद में वर्तमान में भी कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया और ये 8 भाषाएं ये रही। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला अनुसूची को हम लोग इसी प्रकार देखते हैं कि अगला अनुसूची 9 में किस बारे में कहा गया है। अनुसूची 8 में कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, जैसे इन सभी भाषाओं को जोड़ने के लिए 3 बार संविधान में संशोधन किया गया। कितनी बार, 3 बार संविधान में संशोधन किया गया 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहला संविधान संशोधन कौन सा था, 21वां संविधान संशोधन था और उस संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, आपको याद रहेगी ये बात, हमेशा ध्यान से देखें। पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन और उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दूसरा बार संविधान जो संशोधन किया गया 71वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। पहली बार जो हुआ 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी को जोड़ा गया। दूसरी बार जब संविधान में संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया और वो भाषाएं थीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और तीसरी बार जो संविधान में संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया और वो 4 भाषाएं थे डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुसूची 9 में किस चीज़ के बारे में कहा गया है। अनुसूची 9 हम लोग देखते हैं। यह अनुसूची 1951 ईस्वी में लाई गई थी। देखिए अनुसूची 9 को 1951 ईस्वी में लाई गई थी। इसमें अगर संसद ने कोई कानून बनाया तो वह कोर्ट न जाने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में डाल देती है ताकि कोर्ट इस पर हस्तक्षेप ना करे। देखिए संसद कोई भी कानून बनता है तो हम लोग जानते हैं कि संसद में पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो वो जो बिल होता है वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो कोई भी जैसे कानून बनता है ना तो उस कानून को जो भी कार्रवाई की जाती है उस कानून के अंतर्गत उससे बचने के लिए क्या करते हैं, संसद में ऐसा कानून बना के अनुसूची 9 में डाल दिया जाता है ताकि इस पर कोर्ट आड़े ना आए, कोर्ट इस पर हस्तक्षेप ना करे और कोर्ट कोई भी परेशानी में ना पहुंचाए। मतलब आप कह सकते हैं कि अपने लाभ के लिए ये कानून बनाया जाता है ताकि कोर्ट इसमें बीच में दखल ना दे। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। अगला पॉइंट में है लेकिन 1973 ईस्वी में क्या कहा गया है। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस, बहुत ही भारत देश का बहुत ही फेमस केस हुआ था। ये केशवानंद भारती केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद, देखिए संसद है, संविधान में सब बदल सकती है लेकिन क्या नहीं बदल सकती है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जो उसका मूलभूत संरचना है उससे छेड़खानी नहीं कर सकती है और बदलाव तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, केशवानंद भारती केस का यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और केशवानंद भारती बहुत ही फेमस केस है भारत के इतिहास में।
देखिए शर्त क्या है, यही मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शर्त बस इतनी है कि संविधान से बेसिक शर्त बस इतनी है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। ये है, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुसूची 10 में क्या है, अनुसूची 10 में क्या है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी 1 नंबर आप लोगों को दिला सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे आता है कि दल बदल जो कानून है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ठीक कर सकते हैं, अनुसूची 10 में दल बदल को रखा गया है। 10 से देखिए एक ट्रिक इजी में बता देता हूँ आपको याद करने के लिए। 10 से होता है 10 और 10 से होता है दल बदल। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब बाकी आप लोग अपनी अपनी सुविधानुसार याद कर सकते हैं। तो अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल। और ये कब पारित हुआ, 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त दल बदल कानून लाया गया। क्योंकि उस वक्त जो है ना बहुत ही भारत की राजनीति में उथल पुथल मच गई थी, सब इधर उधर पार्टी छोड़ के जा रहे थे, इसलिए ये कानून बनाया गया। और 52वां संविधान संशोधन उसी वक्त किया गया था, और उसी संशोधन के अंतर्गत जो है दल बदल कानून को अनुसूची 10 में लाया गया, और ये कानून 1985 में बनाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 1985 में उस वक्त प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत देश के। अब अगला अनुसूची हम लोग देखते हैं, अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है, देखिए 1992 से 93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 की अवधि में हुआ, जिसमें संविधान में 11वां अनुसूची जोड़ी गई। 11वां अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 11 में क्या बताया गया है, क्या विषय है इसमें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11 में क्या देखें हम लोग, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। और ये 11वीं अनुसूची कब जुड़ी है, 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 की अवधि में। ठीक है, और एक अनुसूची है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पहुँचे हैं आखिरी अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 12, शेड्यूल नंबर 12। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, पहला पॉइंट क्या है, 1992 से 93 में 74वां संविधान संशोधन भी हुआ, और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। हम लोग क्या देखे थे, 73वां संविधान में अनुसूची 11 को जोड़ा गया था, और 74वां संविधान संशोधन में अनुसूची 12 को जोड़ा गया। और इसमें विषय क्या है, इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये 3 चीज़ों के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो हम लोग अनुसूची 11 में क्या देखें, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। और अनुसूची 12 में क्या है, इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, और आशा है कि आप लोगों को अब अनुसूची में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं अपना भरपूर प्रयास किया हूँ आप लोगों को ईजी से ईजी वे में इस विषय को समझाने के लिए। तो अगर एक बार में आप लोगों को याद ना रहे तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि आप लोग एक बार ना देखकर 2-3 बार देखें, और उसके बाद भी अगर ना हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, और उम्मीद है कि इससे आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, फागू सर ऑनलाइन क्लासेज हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगे और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं कमेंट पढ़ करके आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकूं, और इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक हो। तो ठीक है, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।